सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ प्रीति और मेरे साथ हैं प्रेमजीत सिरोही जी। जी जी। प्रेमजीत जी, हमने जो ये एपिसोड्स के का स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें हमने 2 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं। पहला था जी। जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला तो हम्म। यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट और संपूर्ण समाधान का जो उद्देश्य था, उसकी गठन प्रक्रिया थी, उस पे हमने डिस्कशन किया। और जी। दूसरे में हमने ये सोचा था कि हम सारे अध्यायों को एक-एक करके चलेंगे। तो हम्म। जैसा कि समाधान में पहला अध्याय था कि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, उस पर हमारा जो है डिस्कशन काफी हो ही चुका है। जी। आज हम हम्म। शुरू करेंगे अर्थशास्त्र से, जो कि आपका जी संपूर्ण समाधान पुस्तक का दूसरा अध्याय है, जी। जो कि अर्थशास्त्र के बारे में बात करता है और अर्थशास्त्र की मुख्य नीतियां क्या होनी चाहिए। तो आज का ये एपिसोड इसी विषय में रहेगा। रंजीत जी, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में इसको समराइज कर देती हूँ कि आपने अर्थशास्त्र हाँ, आपने ये बताया कि जो अर्थशास्त्र हमने एडॉप्ट किया है मौजूदा व्यवस्था में, ये अधिकतर लोगों को गरीब बना रहा है और जो अमीर हैं वो तो अमीर बनते ही जा रहे हैं। तो हम जी। ये जानेंगे कि हमारा जो आज जो वर्तमान में जो अर्थशास्त्र चल रहा है वो खराब क्यों है, और हम्म। आपने जो अर्थशास्त्र दिया है, जो नया अर्थशास्त्र दिया है, उसकी नीतियां क्या होंगी। और उसमें 4 प्रकार के सब क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मानव की इच्छाएं अनलिमिटेड है, और हम्म। चिंतन की प्रक्रिया, और क्या जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित है, और क्या लोग अच्छे और बुरे। तो एक एक को हम लेके चलेंगे और इस अर्थशास्त्र के अध्याय को कंप्लीट करेंगे। तो हम्म। शुरुआत करते हैं कि आज का अर्थशास्त्र खराब है तो खराब क्यों है, और आपने जो नीतियां दी हैं वो फिजिबल क्यों है? जी प्रेम जी। हाँ, नहीं, आज के इसमें आप अगर यही बात समझें कि आज का जो अर्थशास्त्र है वो क्यों खराब है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। तो इसी इसी को पूरा कीजिए कि ये जो आज का अर्थशास्त्र है वो क्यों ऐसा है कि ये जो जितने भी सारे खराब परिणाम आ रहे हैं वो इसकी वजह से आ रहे हैं। ये इसको बहुत डिटेल में समझिए तो आपको ढंग से समझ में आएगा। नहीं तो ऐसा अच्छा। लगेगा कि अच्छा अच्छा कोई एक आध नीति खराब है, अच्छा अच्छा ऐसा करके लगने लगेगा। क्योंकि अर्थशास्त्र किसी भी व्यवस्था का मूल होता है। अर्थशास्त्र का मतलब है कि वो आपने जो भी पूरी व्यवस्था लिखी है वो फिजिबल होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, ये डिपेंड करता है अर्थशास्त्र पर। हम्म। और इसको मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि जैसे आपके पूरे घर की जो व्यवस्था है वो आप लिख सकते हो, लिखने को कागज पे कि मुझे एक बढ़िया 6 बेडरूम का एक फ्लैट चाहिए, और आसपास इतना चाहिए, इतने क्लब्स में जो है मुझे वो चाहिए, मेंबरशिप चाहिए, मेरे बच्चों के लिए इतने बढ़िया स्कूल होना चाहिए वहाँ, ये सब आप लिख सकते हैं। लेकिन जब इसको आप करने जाएंगी तो आपको क्या देखना पड़ेगा? बजट देखना पड़ेगा, हाँ। पैसा देखना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है क्या, आपकी मंथली अर्निंग इतनी है क्या, जो इन ये जो सारी चीजें आपने लिखी हैं आपने, और आपके जो घर वाले उनकी मांग और वो सब जो कुछ लिखा है आपने, ये फिजिबल होगा कि नहीं होगा, ये आपके घर ऐसा इतना बड़ा घर आपके पास होगा कि नहीं होगा, उस घर में वो सारी फैसिलिटी होंगी कि नहीं होंगी, वो सारी सुख सुविधाएं होंगी कि नहीं होंगी, ये सब किस पर हम्म। डिपेंड करता है? आपकी जो मंथली इनकम है उस पर डिपेंड करता है बिल्कुल। कि आपके। हाँ, तो फिर तो इसका मतलब है कि यहाँ तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मांग तो हम्म। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये फिजिबल होगी कि नहीं होगी, ये धरातल पर उतरेगी कि नहीं उतरेगी, ये निर्भर करता है अर्थशास्त्र पर कि आपके घर का अर्थशास्त्र कैसा है। मतलब सबकी नीड्स लगभग बराबर की ही होती हैं, लेकिन इनकम पे बेस्ड जो है डिमांड जो है व्यक्ति करता है। तो जैसे जिसकी हाँ। सैलरी 10,000 है वो लिमिटेड डिमांड करेगा, जिसकी 50,000 है वो थोड़े बढ़कर करेगा, जिसकी 1 लाख है वो थोड़ा और बढ़कर करेगा। यस यस। तो जी। ये हो गई रियल डिमांड। रियल डिमांड मतलब जो की जाती है, तो वो किस हम्म। पर बेस होती है? वो होती है आपकी आय पर बेस होती है। हम्म। आपके आपके पास अर्थशास्त्र कैसा है, अर्थ कितना है, क्या उसका फ्लो है आपके पास में, उस आधार से आप मांग करते हैं, लेकिन ये वास्तविक मांग नहीं होती है।
वास्तविक मांग तो वो है जो आप करना चाहते हैं, जैसा हम्म। जीवन आप जीना चाहते हैं वो आपकी वास्तविक मांगे हैं, वो है उद्देश्य। आप जो भी मेहनत करते हो, जो भी अर्थ कमाते हो, उसके पीछे उद्देश्य है कि आपकी जितनी सारी मांगे हैं वो सब पूरी हो जाए। मगर अर्थ के हिसाब से जितना आप अर्थ कमा रहे हैं उसी से ये तय होता है कि आपकी कितनी मांगे पूरी हो। तो वो तो कहाँ पूरी हो रही हैं। हाँ, तो अब वो पूरी नहीं हो रही है, तो इससे आप समझ सकती हैं कि अर्थशास्त्र वो एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसी चीज है कि जो तय करता है कि आप जो मांग करना चाहते हैं उनमें से कितनी पूरी होंगी और बाकी ऐसी रह जाएंगी। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा अर्थशास्त्र होना चाहिए जिसमें हम जो हमारी मांगे हैं, डेली की मांगे हैं, खाने पीने से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, घूमने से संबंधित, जो कि आज के अर्थशास्त्र में तो इनकम जो भी सैलरी होती है या जो भी इनकम जनरेशन होती है उसके बेसिस पे हम अपनी नीड्स को मोल्ड कर देते हैं, शेप अप कर देते हैं। ठीक है। हाँ और इन्हीं के अलग अलग कैटेगरीज हैं। हाई, ज्यादा इनकम, ज्यादा नीड्स को मीट आउट करना। जी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र ऐसा हो कि जितनी भी हमारी नीड हो वो सारी फुलफिल हो जाए। हाँ, तो हमें ऐसा अर्थशास्त्र को ऐसा जो है करना होगा कि वो आपकी सारी मांगों को पूरा कर सके, ना कि आपकी मांगों को लिमिटाइज करना होगा अर्थशास्त्र के हिसाब से। हम्म। क्योंकि अर्थशास्त्र का उद्देश्य है कि आपको जो मांगे होती हैं वो सब पूरी हो जाए। अर्थशास्त्र बनाने का ये उद्देश्य है। मगर अभी हो क्या रहा है कि क्योंकि अर्थशास्त्र ठीक नहीं है, और क्या ठीक नहीं है उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उसकी वजह से आदमी को अपनी जो मांगे हैं वो लिमिटेड कर देनी पड़ रही हैं, वो सीमित कर देनी पड़ रही हैं, वो हटा देनी पड़ रही हैं। उनमें से चूज करना पड़ रहा है कि जो बहुत जरूरी वाली मांग है वही पूरी कर लें, बाकी छोड़ो। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये जो अर्थशास्त्र है ये ऐसा नहीं है जैसा हम सबको चाहिए। अब क्या हम्म। कमी है इसमें, इस बात को समझने का प्रयास करें। देखिए, बाजार में अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई भी जाके मांग करेंगे तो तभी मांग करेंगे जब आपको पहले से पता होगा कि आपके पॉकेट में पैसा है या आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है, हम्म। या ज्यादा से ज्यादा एक आध महीने का उधार कर लेंगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू या लोन के थ्रू। ठीक। लेकिन वो हम्म। भी तभी करेंगे जब आपको लगेगा कि हाँ, ये मैं जो है अपने आने वाली अर्निंग में से इसमें मैं पे कर सकूंगा या पे कर हम्म। सकूंगी। हम्म। क्योंकि अगर नहीं कर सकेंगे तो आपके जो भी एसेट हैं वो भी फिर बिक जाएंगे उसमें। आपका घर है तो घर चला जाएगा, या गाड़ी है तो गाड़ी उठा के ले जाएंगे, या जो भी कुछ है वो सब इसमें कर्ज चढ़ जाएगा। के हाँ, कर चढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब सीधी सी बात ये हो गई कि आप बाजार में मांग करेंगे अपनी आय के आधार पर। बिल्कुल। और ये आपको मालूम ही है कि भारत में 90% लोग ऐसे हैं जिनकी आय या तो कम है या तो बहुत कम है या तो है ही नहीं है। केवल दस बिल्कुल। परसेंट लोग ऐसे हैं जिनकी आय उतनी या उससे ज्यादा है जितनी के वो मांग करना चाहते हैं अपने जीवन में। ठीक। हम्म। तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम्म। जितनी मांग करना चाहते हैं कर लेते हैं। वो बाजार में जाते हैं, उन्हें जो खरीदना है खरीद लेते हैं वहां पे जो भी उपलब्ध है। ठीक, हम्म। उनको कोई दिक्कत नहीं। तो 10% लोग जितनी मांग करना चाहते हैं कर लेते हैं। बाकी जो 90% लोग हैं उसमें ऊपर से जैसे जैसे नीचे आप आते जाओगे आप देखोगे कि उनकी आय जो है वो कम होती चली जा रही है। हम्म। और जब कम होती चली जा रही है तो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो तो वो है जो दिन में उतना भी ठीक से नहीं कमा पाते कि खाना भी खरीद के खा सकें। वो भी सरकार उनको मुफ्त देती है तब उनका घर चलता है, नहीं तो ना चले। और बिल्कुल। बिलो पॉवर्टी लाइन 30-35% से ज्यादा लोग एक हैं अभी अच्छी जो खासी संख्या है। हाँ, जो सरकारी आंकड़ा है ये। और सरकारी आंकड़ा जो है वो बहुत कम का है, नहीं तो आप इसको 50% के ऊपर ही मान के चलो। हम्म। क्योंकि अभी 80 80 करोड़ लोग हैं जो राशन पाते हैं। ये हम्म। ये अभी पेंडेमिक के दौरान फिगर आया
तो इसमें उन्होंने उनको तो दिया ही दिया, और भी कुछ लोगों को दिया होगा। 80 करोड़ का मतलब आधी जनसंख्या से ज्यादा हो गई। तो इसमें पेंडेमिक वाला हिस्सा भी थोड़ा निकाल दें, तब भी 50% ऐसा होगा जो कि सरकार से ये सारी जो खाना पीना है, चावल और ये सब वो लेता है। इसका मतलब है कि उनकी आय इतनी भी नहीं है कि वो ये सब चीजें खरीद के खा सके, इतनी आय कम है। तो बाकी तो वो कोई मांग करते ही नहीं होंगे ना, बहुत कम कोई। जैसे तेल की मांग कर ली, या बहुत तेल थोड़ा सा ले लिया होगा, एक चम्मच में ही सब्जी छोंक लेते होंगे, है ना। ऐसे ऐसे करते होंगे, सड़ी हुई प्याज लेके आते होंगे सस्ती वाली, सड़ा हुआ आलू लेके आते होंगे, तब कहीं जाके वो उनको सब चलता होगा। हम्म। तो आप देखेंगे कि जब 90% से ज्यादा लोगों के पास उतना धन ही नहीं है, उतनी आय ही नहीं है कि वो जितनी मांग करना चाहते हैं बाजार में उतनी कर सकें, तो वो मांग ही नहीं करते बाजार। अब जब मांग नहीं करते, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सा हो गया कि बाजार उसका प्रोडक्शन करने की सोचेगा नहीं, क्योंकि जब मांग ही नहीं है तो वो क्या करेगा उस, उसका प्रोडक्शन करके, है ना। तो वो प्रोडक्शन करता नहीं। जब प्रोडक्शन नहीं करता, तो इसका मतलब है कि कम प्रोडक्शन होता है, क्योंकि कम मांग है तो कम प्रोडक्शन है। अब जब कम प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन करने के लिए लोगों की जरूरत भी कम पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा बनाना है तो थोड़े ही लोग चाहिए। अच्छा। थोड़े लोग हम्म चाहिए ना फिर। अब थोड़े लोग चाहिए का मतलब है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, वो थोड़ा पैदा होगा। हाँ, तो जब रोजगार, मांग ही हाँ नहीं है, तो हाँ जब जैसे कहते हैं फैक्ट्री में काम नहीं है, ज्यादा काम नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो मांग नहीं है लोग, तो वो भी बना के लॉस में तो जाएंगे नहीं। हाँ हम्म बिल्कुल। भाई वो हम्म बना के रख लेंगे तो कहाँ स्टोर करेंगे, और स्टोर करके रखने का फायदा क्या है जब बिकेगा ही नहीं। हम्म तो अब इसका मतलब हो गया कि वहां पे रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो आय कम होगी, हम्म 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 और रोजगार कम होगा और रोजगार करने वाले ज्यादा होंगे। तो आज तक का जो अर्थशास्त्र है वो कहता है कि अगर रोजगार करने वाले ज्यादा हैं और रोजगार कम है, तो उन्हें कम सैलरी पे करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग तैयार होंगे करने के लिए। तो जो फैक्ट्री वाला है, वो बोलेगा कि भाई मैं तो 4-6 हजार रुपये दूंगा, करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ। तो मैं आपको बता रहा था कि जब मांग कम होती है तो प्रोडक्शन कम होता है, और प्रोडक्शन कम होता है तो रोजगार कम पैदा होगा। अब हम्म रोजगार कम पैदा होगा, तो इससे जो ज्यादातर जो रोजगार है वो सस्ता वाला होगा, कम सैलरी में करना पड़ेगा, क्योंकि करने वाले लोग बहुत हैं और रोजगार है कम। तो चूंकि हम्म हर तो चूंकि हर आदमी को घर चलाना है अपना, तो हम्म अब घर चलाना है तो कोई भी आदमी तैयार होगा, ठीक है भैया ना दो 50 हजार रुपए, ना दो 20 हजार रुपए, 10 हजार ही दे दो, 8 हजार ही दे दो, साइन करवा लो कितने पर भी, है ना। आदमी मजबूर है तो उसको करना पड़ता है। तो इससे एक तो रोजगार कम है, दूसरा सैलरी भी कम होगी। अब सैलरी कम होगी, रोजगार कम होगा, तो मांग फिर कम होगी, क्योंकि मांग तो आय के आधार पर ही होती है। हाँ, बिल्कुल। तो अब ये एक ऐसा सर्कल बन जाता है, एक ऐसा विशेष सर्कल बन जाता है कि उधर नियम है कि बिना पैसे के आप मांग नहीं कर सकते। ठीक है, जितना पैसा होगा उसी आधार पे आप मांग करें। तो कम पैसा होने की वजह से मांग कम होती है, हम्म और उधर रोजगार नहीं है, तो रोजगार नहीं होने की वजह से पैसा नहीं पैदा होता, माने आय नहीं होती। भाई हम्म जितना काम होगा उसी हिसाब से आय होगी ना। काम ही थोड़ा है तो आय भी थोड़ी है, ओवरऑल मिला के। उधर कम मांग के कारण रोजगार कम होता है, और कम रोजगार के कारण मांग कम होती है। समझ रहे हैं? ये दोनों नियम दोनों तरफ जो है वो एक दूसरे को कम करके रखते हैं, एक दूसरे को नीचा करते रहते हैं, एक दूसरे को दबा के रखने की कोशिश करते हैं। हम्म कम मांग की वजह से रोजगार नहीं पैदा होता, और रोजगार नहीं होने की वजह से मांग नहीं पैदा होती। तो ये दोनों नियम एक दूसरे को दबा के रखते हैं। दबा के का मतलब है कि जो आपका इकोनॉमिक्स है उसको मिनिमाइज करके रखते हैं, कम से कम पर। मतलब अगर हम मांग नहीं कर रहे हैं
तो उतना प्रोडक्शन नहीं है, तो उतनी रोजगार की जरूरत नहीं है, और कम रोजगार मतलब कम इनकम, फिर वहीं पे आ जाते हैं। तो मतलब जो ये सर्कल जो आप बता रहे विशेष सर्कल है, इसकी वजह से हमारा अर्थशास्त्र कमजोर सा दिखाई देता है, यही आप हाँ कह रहे हैं? जैसे, जी हाँ, जैसे आप लाइव एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप एक टैब चाहती, आप एक टैब हम्म। खरीदना चाहती हैं, हाँ। तो आपको देखना पड़ता है कि भाई बजट कितना, ये नहीं कि आप कोई भी टैब खरीद ले। हाँ, जैसे मार्केट में तो लाखों रुपए के भी टैब हैं। हाँ, मार्केट में जो है आपको 4,000 से लेके और 1.5-2 लाख रुपए तक के टैब होते हैं, बिल्कुल। समझ रहे हैं? और अगर आपको कुछ थोड़ा भी ठीक सा काम करना है, तो 30-40 हजार रुपए के नीचे वाला टैबलेट कोई ठीक से काम नहीं करता है। मतलब उसमें ठीक है, हम्म। आप थोड़ा इंटरनेट देख लीजिए, थोड़ा यूट्यूब देख लीजिए, इससे ज्यादा कोई प्रोफेशनल काम नहीं करता है ठीक से, जिसके हाँ, लिए लोग लेना चाहते हैं। तो अच्छा वाला जो टैब है वो 1 लाख के आसपास, आप सोचो कि 1 लाख वाला जो टैब है वो समझो कि ऐसे टैब होता बेहतरीन। है। हाँ, जिसे टैब बोले वो टैब होता है। अच्छा स्मूथ परफॉर्मेंस देता है, आपके सारे जो काम कर देता है, जो भी काम के लिए टैब लिया जाता है। तो अब हम्म। 1 लाख रुपए का टैब कौन ले सकता है? हाँ, जिसकी मंथली इनकम 4-5 लाख रुपए हो, तो वही सोच पाएगा। हाँ, तो अब आप सोचिए कि ये तो बहुत थोड़े से लोग हैं जो जो इतने का टैब लेंगे, लेकिन लेना तो बाकी भी सब चाहते हैं। हाँ, तो थोड़ा कम बजट का लेंगे। हाँ, लेकिन बहुत सारे बहुत सारे लोगों के पास तो उतना भी बजट नहीं होता कि 4,000 वाला भी खरीद सके। हाँ, बल्कि 10-15 हजार वाला भी हम खरीदते तो हम सोचते हैं उसको कहीं ईएमआई में कन्वर्ट करा के थोड़ी हाँ, इनकम के बेसिस पे सहूलियत हो जाए, इस तरीके से। यस यस यस। हम्म। तो और हमें कहीं और दूसरी जगहों में कमी करनी पड़ती है। एक एक बार टैब ले लिया तो अब 4-6 महीने जो हम उसकी ईएमआई भरेंगे, तो जहां खर्च कर रहे होंगे वहां से हम कम कर देंगे, माने वहां मांग कम हो जाएगी। हाँ, अक्सर मिडिल क्लास, खासकर मिडिल क्लास इसी तरीके से करता है। हम्म। हाँ, तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि जितना जितनी आय है टोटल, जैसे भारतवासी की लगा लें 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ लोग की जितनी आय है उनकी सबकी आय मिला दें टोटल, और हम्म। इसमें जो 73% आय है वो 1% लोगों की जेब में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उन एक हम्म। परसेंट को थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए, क्योंकि उनके पास पैसा पड़ा रहता है, वो मांग नहीं करते, वो जितनी मांग करना चाहते हैं उससे बहुत ज्यादा पैसा उनके पास होता है, तो वो वाला पैसा मांग में नहीं जाता उनका, तो हम्म। उतना निकाल दीजिए। अब जो बचा 27%, 27%। हाँ, जो 99% जनता है वो उससे मांग करती है, तो माने 27% जो पैसा है केवल उससे मांग होती है। मतलब 27% में पूरे, अगर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो सारी 27% में समाहित है। हाँ, और 1% पॉपुलेशन को छोड़ दें बस उसमें से, तो 99% जो जनता है, माने 130 करोड़ समझ लो, 140 में से 130-135 करोड़ जो जनता है, वो भारत की कुल जो आय है उसका 27% मांग करती है। और ये 27% भी सारा मांग नहीं कर लेती, क्योंकि कुछ फ्यूचर के लिए भी बचा के रखती है। तेरी। हाँ, कि बिल्कुल। पता नहीं कब बीमार पड़ जाएं, आज से 20 साल बाद घर खरीदेंगे तो तब घर की मांग करेंगे, मगर जमा आज से ही करने लग जाएंगे, तो वो पैसा तो 20 साल बाद मांग पैदा करेगा, आज मांग नहीं पैदा कर रहा, वो ऐसे ही रखा हुआ है। हम्म। तो 27% भी मांग नहीं होती है, आप इसमें समझ लीजिए 10-15% मांग होती होगी, बाकी पैसा सब लोग जैसे तैसे बचा के रखते हो। तो अब जहां जिस देश में 10-15% ही मांग होगी, तो उसी हिसाब से इकोनॉमी चलेगी ना, बस उतनी मांग होगी तो उतना ही प्रोडक्शन होगा, तो उतना ही रोजगार निकलेगा। माने थोड़े लोगों के पास रोजगार होगा, थोड़े लोग मांग करेंगे, थोड़ी मांग होगी, बस यही इकोनॉमी चलेगी। और ये क्यों चलेगी? क्योंकि आज तक का जो अर्थशास्त्र है ये उसकी गलती है, ये उसकी खामी है। तो ये बड़ा अनपढ़ टाइप का अर्थशास्त्र, जैसे कोई तो अनपढ़ आदमी अर्थशास्त्र बना लेते हैं ये ऐसा करके है, इसमें तो ये शास्त्र भारत जैसी कोई बात नहीं है जी।
तो ये भारत के अर्थशास्त्र की ही बात है, जैसे अमेरिका बोलते हैं कि जैसे डॉलर ये से पूरी होता है। दुनिया के अर्थशास्त्र की बात है, पूरा दुनिया का अर्थशास्त्र इन्हीं नियमों पर चलता है। तो लेकिन ज्यादातर गरीब तो हम देखते हैं कि भारत में हैं, और अमेरिका में तो हैं, होमलेस लोग होते हैं, बट उनका परसेंटेज कम है और उनके डॉलर हाँ की कीमत भी ज्यादा हाँ है। हाँ, तो उसकी वजह ये है कि उन्होंने कई ऐसे प्रोडक्ट बना लिए हैं साइंस का डेवलपमेंट वगैरह कर करके, कि उसमें उनकी मोनोपोली है और उन चीजों को वो महंगा बेचते हैं दूसरे लोगों को। अच्छा। जैसे जैसे मोबाइल है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मिसाइल्स हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो वहां से यहाँ भारत इंपोर्ट करता है बाहर से। भारत नहीं बनाता, इवन कोक तक नहीं बनाता है, हम्म। ड्रिंक्स तक नहीं बनाता है, हम्म। बियर्स तक नहीं बनाता है ठीक से। हम्म। तो यहाँ बाकी जो देश हैं उन देशों से वहां पैसा इकट्ठा होता है, माने ये वही बात है, जैसे भारत की का 73% अर्निंग 1% की जेब में जाता है, ऐसे ही पूरी दुनिया का ये हिसाब किताब है कि पूरी दुनिया से का जो अर्निंग है वो इन कुछ देशों को जाता है, जो डेवलप्ड देश हैं, जैसे अमेरिका है, रशिया है, स्पेन हम्म। है, फ्रांस है, जो जो ये डेवलप्ड कंट्री है, चाइना है। तो पूरी दुनिया का अर्निंग जो है वो उनकी जेब में जाता है। अर्निंग तो सब करते हैं, जैसे भारत में अंबानी की कंपनी में चले जाओ, टाटा की कंपनी में चले जाओ, काम तो वहां बहुत सारे लोग करते हैं ना, पियोन से लेके और ऊपर तक काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, मगर आय सबसे ज्यादा किसकी जेब में जाती है? जो उसका ओनर है। ओनर है। उसी हम्म। प्रकार से पूरी दुनिया में काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, हर देश में करते हैं, मगर वो सबकी आय जो है वो 10% देशों को चली जाती है। हम्म। अच्छा। समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि जी। क्योंकि तरीका वही है। तो वो अपने दम पर अमीर नहीं है, ये शोषण है दूसरे देशों का, कि वो वहां कोक बेचते हैं 50 रुपए में। भाई क्या है उसमें 50 रुपए का, 2 रुपए में तैयार हो जाती है, 50 रुपए में क्यों बेच रहे हो? क्योंकि भाई उसका फॉर्मूला उन्हीं के पास है, वही इतना टेस्टी बनाते हैं। हम लोग बनाएंगे तो हमसे उतना टेस्टी बनता नहीं, तो वो बिकता ही नहीं है, तो बिकता नहीं है तो बेकार है वो बना, लॉस में जाएगा जो आलू, बनाए। अभी आलू इतना सस्ता है इंडिया में, इतना हाँ, सस्ता है, लेकिन अगर आप एक पैकेट लेने जाओ चिप्स की, मुश्किल से फिर आधा आलू उसमें आता होगा एक पैकेट में, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। ये यस यस यस। तो हम्म। तो ये क्या है, क्योंकि उनके पास में उसकी सारी टेक्नोलॉजी है, कुछ ही लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बना सकती हैं, तो वही चिप्स बनाती हैं। तो अब लोग, अब चूंकि आदमी का स्वभाव है कि वो सुख चाहता है, सुखी होना चाहता है, तो उसके पास जो भी बजट रहता है वो देखता है कि मैं आलू की चिप्स खरीदूं या ये खरीदूं या वो उस हिसाब से खरीदता है। अब एक एक ही परसेंट लोग हैं जो उद्योगपति हैं भारत में या पूरी दुनिया में, तो सारा पैसा उन्हीं की तरफ बहता है। समझ रहे हैं? तो ये जो अर्थशास्त्र है आज तक का, ये इस प्रकार का है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो गरीबी क्यों है, ये भी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा ये भी आ गई होगी कि ये असमानता क्यों है, बड़ी बड़ी असमानता। तो ये इसी अर्थशास्त्र की वजह से, क्योंकि ये अर्थशास्त्र कहता है कि जो काम करने वाले ज्यादा होंगे और काम कम है, तो उनकी सैलरी जो है वो कम से कम होगी। हम्म। क्योंकि वहां वहां मांड वाली होगी ना, वो बोलेगा भाई मैं 5,000 में काम करना है, बोलो कौन कौन करने को तैयार है। अब लोग हाँ, आए। लेबर्स का एग्जांपल ले लो, लेबर्स में भी हाँ, लोग कम लेबर्स से का काम करने को तैयार हैं। ये जी जी जी। हम्म। और जो काम करने वाले कम हैं और उनकी मांग ज्यादा है, तो उनकी सैलरी लाखों में होती है। हम्म। जैसे आईटी फील्ड है, टेक्नोलॉजी में है। आईटी फील्ड है, टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, क्योंकि अब इनके कोर्स भी इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी तो कर नहीं सकता। बहुत थोड़े से संस्थान हैं जो ये सारे कोर्सेज कराते हैं, तो थोड़े से लोग करते हैं, और वही करते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। क्योंकि अब जैसे डॉक्टरी करनी है तो 50 लाख रुपए चाहिए, आईआईटी बिल्कुल। करनी है तो 50 लाख रुपए चाहिए, कोई अच्छा ढंग का मैनेजमेंट करना है तो 25, 30, 50 लाख रुपए चाहिए। तो तब जाके वो करते हैं, और फिर उन्हीं को इन बड़े बड़े संस्थानों में जॉब मिल जाती है, तो वही लाखों रुपए में उनकी सैलरी होती है। तो इसलिए जो केवल ऊपर ऊपर के 10% लोग हैं वही इस अर्थशास्त्र से बनी हुई व्यवस्था को एंजॉय कर पाते हैं। हम्म। केवल उनकी इतनी क्षमता बनती है
कि वो जो चाहे खरीद सकते हैं, जो चाहे की मांग कर सकते हैं, अच्छी वाली क्वालिटेटिव वाली चीजों की। हम्म, अच्छी वाली। हाँ, तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब तक ऐसा अर्थशास्त्र रहेगा, तब तक आप संविधान में चाहे जो मर्जी लिख लीजिए कि हम गरीबी दूर कर देंगे, हम असमानता दूर कर देंगे, हम सबको अमीर कर देंगे, हम ये कर देंगे। आप अपने घर का बजट बना लीजिए, मैं अपने घर में हर महीने 10 लाख रुपए का सामान खरीदूंगा। कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन ये फिजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अर्थशास्त्र ऐसा। और फिर गरीबी हटाओ या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस टाइप के आंदोलन होते हैं तो। हाँ, तो अब इस टाइप के आंदोलन करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि नेता कुछ ऐसा बोलेंगे जो जनता चाहती है और हो नहीं रहा है, तब ना वो उसको वोट करेंगे। लेकिन हम्म, ना जनता उनसे पूछती है और ना वो बताते हैं कि भैया तुम करोगे कैसे। हाँ, में मुख्य प्रश्न तो ये आता है कि कैसे होगा, क्या बैकअप हाँ, प्लान है, क्या ऐसी। बजट, हाँ। हाँ बजट तो तुम्हारे पास है नहीं है। बजट है नहीं। हाँ, बजट तो तुम्हारे पास है नहीं है, तो ये तुम करोगे कैसे? तो जनता भी नहीं पूछती, मीडिया भी नहीं पूछता, वो बताते भी नहीं है। और नेता भी एक दूसरे, एक जो एक दूसरी पार्टियां हैं वो भी एक दूसरे से नहीं पूछती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हम पूछेंगे तो ये भी पूछ लेंगे, और पता हमें भी नहीं है कि करेंगे कैसे। और इसीलिए जितनी भी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो बनाती हैं, और जिनको भी मौका मिलता है स्टेट में या सेंटर में, वो 15-20% से ज्यादा एक्यूरेसी दे नहीं पाती। 15-20% से ज्यादा अपनी जो उन्होंने वादे किए उनको वो पूरा कर नहीं पाते अपने पूरे 5 साल। सोचो, 15-20%, मतलब हमारे यहाँ का बजट ऐसा ही है कि 15-20% ही वो एग्जीक्यूट हो सकता है, फिजिबल हो सकता है। वो भी जो जे- ये वादे करते हैं, वादे भी कोई बहुत बड़े नहीं करते। एक तो हम्म, एक तो वादे ही चिंदी चोर जैसे करते हैं, उसका भी 15-20% ही फिजिबल हो पाता है, वास्तविक हो पाता है। आप ये कहना चाहते हैं कि रूल किसी का भी हो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, जो वो वादे करते हैं, एक तो वो उसका कोई आधार नहीं होता। वो करना चाहते हैं, मतलब लोगों के लिए हाँ, करना चाहते हैं, इंटेंशन है हाँ, करने का। लेकिन जो ये जो इकोनॉमी है, जो ढांचा है इसका, ये इसको ऐसा आधार नहीं देता कि उसको फिजिबल बना सके, कि उस जी, बात को अप्लाई कर सके। इसीलिए वादा सिर्फ हवा हवाई हो जाता है। हाँ, इसीलिए वादा जो हवा हवाई हो जाता है। अब लोग बोलते हैं कि नहीं, ये नेता करना नहीं चाहता। नहीं भाई, उसकी हाँ। जेब से क्या जा रहा है? वो कोई अपनी जेब से थोड़ी कर रहा है। अगर उसके पास में 25-40 ट्रिलियन का बजट हो तो क्यों नहीं करेगा? क्या करेगा उसका वो? तो फिर क्या कारण है कि जैसे कहा जाता है कि फलाने के शासनकाल में पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था और प्याज की कीमतें बढ़ गई थी, और जैसा कि अभी चर्चा में होता है कि उस समय तो बड़ा अच्छा रहा, शिक्षा का बड़ा अच्छा रहा किसी के शासनकाल में। तो इस तरीके की बातें ये कैसे आती हैं? कभी बहुत नहीं, चीजें महंगी हो जाती हैं। वो बहुत सारे लोग तो झूठ बोलते हैं कि शिक्षा का बजट तो भारत में कभी भी 4% से ज्यादा रहा ही नहीं, जीडीपी हाँ, का। 4%। हम्म। हाँ, तो वो तो कुछ नहीं रहा ऐसा। क्या है कि आलू प्याज तो खैर वो मांग और आपूर्ति की वजह से महंगे और सस्ते होते हैं। मगर जैसे तेल है या ऐसी चीजें हैं, तो वो सरकार को महंगे करने पड़ते हैं, सरकार को उनके ऊपर टैक्स बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जो उन्होंने वादे कर लिए हैं, तो अच्छा। उसके लिए उन्हें थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा। अब बजट कहाँ से आएगा? बजट में ये है कि वो टैक्स में हेर फेर करते हैं। अब टैक्स में हेर फेर है कि अगर केवल बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो जनता में गलत मैसेज जाता है साइकोलॉजिकली कि अरे इन्होंने तो टैक्स बढ़ा दिया। तो वो क्या हम्म। करती हैं कि इसको रिसफल करती हैं। रिसफल का मतलब है कि कुछ चीजों का कम करेंगी, कुछ चीजों का बढ़ाएंगी, मगर वो ओवरऑल करके देखोगे तो बढ़ता है। ओवरऑल जो है वो मतलब बढ़ता है, कम नहीं होता है। मतलब जो कम्युनिकेशन है कि हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, वो ट्रांसपेरेंट एक तो है नहीं। हम्म, तो जनता, जैसे मैं भी हूँ, अपने हिसाब से कुछ भी मतलब उसमें से निकाल लेती है कि इसके शासनकाल में ये ठीक नहीं रहा, जस्ट बिकॉज कि हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है ट्रांसपेरेंट नहीं, हमको बता नहीं रहा है कि वो हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी, एक ये बिल्कुल। रीजन आप बता रहे हैं। यस, हम्म। यस, क्योंकि उनके जो फॉलोवर हैं वो इन चीजों को ऐसा बोलते रहते हैं, फेक फेक, झूठ झूठ, और वो
मीडिया में चलता रहता है, और मीडिया भी, कुछ मीडिया एक पार्टी का होता है, कुछ मीडिया दूसरी पार्टी का होता है। वो उनकी अच्छी अच्छी बातों को बताते रहते हैं और बेकार बेकार बातों को छुपाते रहते हैं। तो इस तरह से उनसे ये मतलब इस तरह का जो परसेप्शन फैलता है वो इस तरह का रहता है। इसलिए सबके अंदर ये सारा भ्रम रहता है कि आखिर रियल जो स्थिति है भारत की या दुनिया की वो क्या है। तो वो कभी कभी इन चीजों से खुल के आती है, जैसे ऑक्सफैम है, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इस प्रकार का डाटा कलेक्ट करती हैं और उसको जारी करती हैं। उनसे पता चलता है, अरे बाप रे बाप, ये है स्थिति। जैसे पूरी दुनिया में 82% जो आय है वो 1% लोगों की जेब में जाती है, अगर पूरी दुनिया का डाटा देखोगे। 82%, हाँ, 82% हाँ, लोगों का इनकम जो है 1% लोगों के पास जाती है। लोगों की जेब में जाता है, हाँ। और भारत का देखोगे तो 73% आय जो है वो 1% की जेब में जाती है। माने इस हिसाब से आप देख सकते हो कि बहुत सारे देश हैं जिनका भारत से भी बुरा हाल है, तब ना 82% हुआ वर्ल्ड लेवल पर। मतलब ऐसे भी देश होंगे जहां 90% से भी ज्यादा जो इनकम है वो वहां के 1% लोगों की जेब में जाती होगी। तो ये तो ये कई सारी चीजें हैं। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके मूल में आप वही देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र की प्रॉब्लम है सारी की सारी। जो रिच कंट्री हैं वो मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से है, क्योंकि उनकी उनमें मोनोपोली है और वो उसको अपने मन मर्जी दामों पे बेचते हैं, उतना कमाते हैं तो वहां के लोगों को वो लाभ दे देते हैं उतना। अच्छा। हाँ, तो ये सारा, तो अब ये तो अर्थशास्त्री प्रॉब्लम हुआ ना कि भाई अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप अपने देश के लोगों को लूटते हो कि दूसरे देश के लोगों को लूटते हो। ये है तो आर्थिक शोषण ही है ना ये। लोग तो लोग हैं, अमेरिका में रहते हो और चाहे भारत में रहते हो, चाहे नेपाल में रहते हो। हम्म। बड़ी नीतियों की वजह से, जैसे अमेरिका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहा है, एटलीस्ट हाँ, वो अपने वहाँ के सिटीजन्स को उस लेवल पर लेकर आए कि वो कुछ अपनी मांगों, अपनी नीड्स को वो पूरा कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। एक हाँ, मतलब एक ऐसे, लाइफस्टाइल है हाँ, वो जी रहे हैं। लेकिन ये तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे अंग्रेजों के समय में जब वो था, वो अंग्रेज चारों तरफ से सब लूट लूट के लेके जाते थे और अपने नागरिकों को सारी सुख सुविधाएं देते रहते थे। जैसे आप अरब अरब में चले जाएं, वो तेल बेच बेच के इतना पैसा कमाते हैं कि अपने जो उनके सिटीजन है उनको वो ऐसे फ्री में पैसा देते हैं, घर बैठे हम्म। बैठे। मतलब हम्म। पहले देते थे, अभी कम करते जा रहे हैं क्योंकि अब तेल के दूसरे देशों ने भी तेल का निर्यात करना शुरू कर दिया है, तो अब तेल के रेट गिर गए हैं, तो अब वहां दिक्कत आ रही है। पर ये है तो शोषण ही ना। ठीक है भाई, तुम्हारे पास तेल है तो क्या मतलब है तुम दुनिया को जो है लूटोगे क्या। ये अर्थशास्त्र की प्रॉब्लम ही तो है, क्योंकि तेल उनके ही पास है तो वही बेच सकते हैं। जरूरत सबको है, तो अब क्या होगा कि उनकी मर्जी है, जितना मर्जी पैसे में बेचे। महंगा हो जाएगा, हमारे यहाँ आना जाना महंगा हो जाएगा, सामान इधर से उधर लाना महंगा हो जाएगा, तो भरना दूसरे देशों को पड़ता है वो सारी चीजें। लेकिन ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को देखें तो पूरे वर्ल्ड पर तो यही बात है ना, पूरे वर्ल्ड को आप एक पूरा एक वो समझ लीजिए पूरा देश, तो केवल 10% लोग हैं वो मजे कर रहे हैं। आप ओवरऑल कहीं भी देख लीजिए और बाकी लोग हैं कि वो जो है गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि कोई संसाधन कम है, कोई एक आध चीज में होगा कोई संसाधन कम, लेकिन उसका तो कोई बहुत जोर है नहीं। कोई सोना वोना होगा तो उसका क्या करना है। लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जो खाना पीना रहना सुख सुविधाएं वो सब चाहिए, वो तो कोई कम है नहीं दुनिया में, वो तो बहुत है। लेकिन ये खराब अर्थशास्त्र की वजह से लोग मांग ही नहीं कर पाते। तो मांग नहीं कर पाते तो उसका निर्माण नहीं होता। निर्माण नहीं होता तो जॉब में भी सहभागिता नहीं होती। तो थोड़े ही लोग उस इकोनॉमी में घूमते रहते हैं, थोड़े ही लोग। थोड़े लोगों के पास जॉब होता है, वही मांग करते हैं, वही फिर उसका प्रोडक्शन करते हैं। थोड़े लोगों में जो है इकोनॉमी वो घूमती रहती है। हम्म। तो अब थोड़े लोगों में घूमेगी तो फिर अब आप खुद ही बताइए, जब थोड़े लोगों में घूमेगी तो थोड़े लोगों को इसका लाभ मिलेगा ना, सबको कैसे मिलेगा। बाकी को तो ऐसे ही है कि किसी को दान में कुछ दे दिया तो ठीक है, सरकार ने दे दिया कि समाज ने दे दिया, बस। प्रेम जी, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे। हालांकि मैंने तो संपूर्ण समाधान पढ़ी है और जी। मैं अर्थव्यवस्था से परिचित हो चुकी हूँ, लेकिन हम्म। क्योंकि सारे दर्शक हमारे साथ, कुछ नए दर्शक भी जुड़े हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि इस मेन पॉइंट पे ये हमने बहुत ही खराब सा
अर्थशास्त्र अडॉप्ट कर रखा है, और ग्लोबली, सिर्फ इंडिया में ही जी। नहीं, ग्लोबली ये हाँ। खराब सा अर्थशास्त्र, बैड इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं, जी। अनप्लान्ड सा है, अनस्टेबल सा है, जिसकी वजह से वेल्थ कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जाकर रुक गई है, बाकी तो जी। एज अ सफरर है ही है। इकोनॉमिक्स का इस बात पे ध्यान ना जाने का एक कारण आपको क्या नजर आता है कि इस बात पर वो उनका ध्यान क्यों नहीं गया, ये इम्बैलेंस क्यों हुआ, ये वेल्थ का कंसंट्रेशन जो है इतना अनइक्वल सा, आपको क्या लगता है? हाँ, इसके दो कारण है मूलतः, कि एक तो जो टॉप लेवल के इकोनॉमिस्ट हैं उनकी आय अच्छी है, अच्छा। जिनकी सिस्टम में पैठ है, सिस्टम जिनसे राय मांगता है, जिन इकोनॉमिस्ट से, जो अलग अलग देश के गवर्नर हैं या इकोनॉमिक्स में राय देते हैं, वहां सलाह देते हैं वहां के अध्यक्ष को, तो वो उन सबकी वेल्थ बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनको तो अच्छी अर्निंग है, उनकी सैलरी बढ़िया है, उनके सुख सुविधाएं बढ़िया हैं, तो व्यक्तिगत रूप से उनको सोचने के लिए जोर नहीं पड़ता। मतलब उनको वो ये है कि सब बढ़िया चल रहा है, माने उनका उनका अच्छा चल रहा है तो सब बढ़िया चल रहा है, उनको क्या लेना देना के इस दुनिया में 50 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी गरीबी में है। अभी आपने कल देखा, ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट दी है कि हर मिनट 11 लोग भूख से मरते हैं, जी। और अभी इस पेंडेमिक में ये संख्या बढ़ गई है। ये जब पेंडेमिक नहीं था तब का वो है डाटा। तो अब उनको कोई मतलब नहीं, इस हिसाब से एक तो बड़ा कारण तो ये है, एक कारण। दूसरा कारण ये है कि उनको ऐसा कोई दिमाग में विकल्प नहीं है, कोई समझ ही नहीं है कि कोई और विकल्प भी, कोई और तरीका भी हो सकता है। उनको लगता है कि यही, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा कुछ संभव नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है। वो लोग ऐसे अपनी जो भी उनकी पढ़ाई हुई है, जो भी उनकी शिक्षा हुई है, जो भी उनका सब अभी तक देखना समझना है, तो उनको ऐसा लगता है कि बस यही तरीका है, इसी में कुछ उठा पटक करके थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, और इससे ज्यादा कुछ संभव नहीं है। तो उनके अंदर ऐसा बैठ गया है, तो वो प्रयास भी नहीं करते। अच्छा, इसको फुल प्रूफ मॉडल मान के चल रहे हैं कि बस जो है इसी दायरे में, यही इकोनॉमी मॉडल में जो हाँ। हो सकता है इसी में थोड़ा बहुत खींचतान कर ली हाँ। और कर जी दी। जी, नहीं वो इसको फुल प्रूफ नहीं मान के चल रहे, ये उनको भी पता है कि केवल 10% लोग मजे में हैं, ये सब उनको मालूम है, मगर इसके अलावा और क्या हो सकता है वो उनको आइडिया नहीं है। अदर ऑप्शंस पे ध्यान नहीं जा रहा है उनका। हाँ, दूसरे ऑप्शंस पे उनको जो है, क्योंकि वो तो रिसर्च करना पड़ेगा ना, दूसरा ऑप्शन अगर खोजा हुआ होता तब तो वो भी चेक कर लेते हैं, हाँ भाई ठीक है कि नहीं। खोजा हुआ तो है नहीं है, मार्क्स का है, हम्म। वो तो फेल हो चुका है ऐसे ही कई जगह में, और उस मार्क्स वाले को जो उसमें थोड़ी थोड़ी बढ़िया सी चीजें थी वो अडॉप्ट कर ली ऑलरेडी इन्होंने, इसीलिए वो 2 रुपए किलो चावल या फ्री में चावल और चीनी और दाल जो देते हैं, वो उसी की देन है, क्योंकि कैपिटलिस्टिक जो पूंजीवाद जो है वो ये अलाउ नहीं करता कि आप किसी को फ्री में दाल का एक दाना भी दें। जो पूंजीवाद का अर्थशास्त्र है वो कहता है कि ये आदमी पर छोड़ो, कि वो जो करेगा, जितना करेगा, जैसे करेगा, जो करेगा वो उस पर छोड़ो, वो जितना कमाता है कमाए, नहीं कमाता है नहीं कमाए, आप सेंट्रली उसको कोई हेल्प नहीं कर सकते इस तरह से। अगर समाजवाद बोलता है कि नहीं भाई, खाने पीने रहने इत्यादि, ये जो जरूरत वाली चीजें ये तो होनी चाहिए ना सबके लिए, तो हर देश की सरकार थोड़ा या ज्यादा अपने बजट के हिसाब से ये करने का प्रयास करती है। तो वहां जो थोड़ी बहुत अच्छी बातें थी वो इस सिस्टम ने अडॉप्ट कर लिए, तो अब वहां ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी तरफ ध्यान जा लो इकोनॉमिस्ट का। अब तो कोई नया अर्थशास्त्री हो ना, जो नया अर्थशास्त्र हो, वो तो खोजना पड़ेगा उनको, तो वो उन्होंने खोजा नहीं है, वो या उनके खोजने में नहीं आया है, या वो बहुत ज्यादा बिजी भी होते हैं, क्योंकि वो उन देशों के साथ जो डेली टाइप के उनके जॉब है उसमें लगे रहते हैं, तो खोजने के लिए तो एकदम फ्री टाइप आदमी चाहिए ना, जैसे जैसे वैज्ञानिक होते हैं वो अपना लगे रहते हैं अपनी खोजों में, ऐसे करके इकोनॉमिस्ट नहीं है।
दुनिया में जैसे साइंटिस्ट लोगों को सुख सुविधाएं मिली रहती हैं खोज करने की, कि भाई तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, तुम खोज करते रहो अपने टॉपिक्स पर जो भी है, ऐसे वैसे इकोनॉमिस्ट, वैसे इकोनॉमिस्ट में नहीं है, वैसे जो व्यवस्था बनाने वाले हैं उनमें नहीं है। बाकी जगह इस प्रकार का कहीं पर दुनिया में कोई विभाग नहीं बना रखा कि वहां वो उनको बैठा के सैलरी दे रहे हो कि भाई बस आप खोजो, आप ये डेली वाले कामों में कंज्यूम मत हो, या मत बिजी हो, आप बस नए विकल्पों पर स्टडी करो, नए विकल्पों पर रिसर्च करो। ऐसा इकोनॉमिक्स के विभाग में नहीं होता, व्यवस्था के विभाग में नहीं होता, ऐसा बहुत सारे विभाग में नहीं होता। केवल जो साइंस है बस वहीं पर ही हो रहा है अभी ऐसा, और कहीं नहीं होता है। अगर और जगह भी हो तो भी संभावना हो कि नए विकल्प निकल कर आ सके। तो ये कुछ एक ऐसे कारण हैं जो वो लोग नए विकल्प नहीं खोज पाते। नंबर एक, उनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया है, और अगर उनको कोई पर्सनली पर्सनली कोई जोर नहीं पड़ता। दूसरा, वो सारे दिन के कामों में बिजी रहते हैं, तो उनके पास समय भी नहीं होता है। ये कुछ एक ऐसे कारण है। मतलब वो बिजी होते हैं, वो ऑलरेडी सफिशिएंट होते हैं, मतलब यस। उनकी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं जहाँ इकोनॉमिस्ट को ऐसे आगे रिसर्च के लिए, खोज के लिए छोड़ दिया। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में होता है हाँ, वैज्ञानिकों को अपने बिल्कुल टॉपिक पर करने के लिए। तो प्रेम बिल्कुल। जी, अगर ऐसा आपने जैसे ये खोजा है संपूर्ण समाधान, आप तो इसमें कितनी संभावना दिख रही है कि आपका ये आपने टोटली खोज लिया है, जो भी है इस पे हम डिस्कस करेंगे कि आपने क्या खोजा है, ऐसा क्या जी अर्थशास्त्र में जो नीति है जी उसमें जी। हम बदलाव करेंगे, अभी हम उस पर आएंगे। बस एक छोटी सी जानकारी लेना चाह बिल्कुल। रही थी कि ऑलरेडी आपने खोज लिया है और तैयार करके ये रख दिया, अब बस इसे इकोनॉमिस्ट के सामने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के लिए रखना होगा कि ग्लोबली हाँ वैश्विक स्तर पे सारे इकोनॉमिस्ट आगे आए और इस खोजे हुए समाधान पे बातचीत करके जनता तक बिल्कुल। ये इसके हाँ बारे में वो मतलब डिस्कशन करे। तो आपको क्या लगता है कि उनका अटेंशन मिलेगा हमें ग्लोबल स्तर हाँ, पर? बिल्कुल देर सवेर तो मिलेगा ही, जब ये लोगों में जाने लगेगा, बातचीत होने लगेंगी, क्योंकि अभी तो वो नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बिजी होते हैं, तो उनको टाइम नहीं होता इतना। लेकिन जब हाँ। जब जब लोगों में बातचीत होने लगेगी, जो छोटे छोटे इकोनॉमिक्स हैं जो कुछ फ्री रहते हैं, वो इस पर अपने राय देने लगेंगे, तब उनको लगेगा कि नहीं, कोई विकल्प उठ के आ रहा है, कुछ है शायद। तब वो इसकी स्टडी करेंगे, तब वो जो बोलेंगे, तो तब उनकी बात की बात होगी। और इस इकोनॉमिक्स की वजह से और भी आप देखें, खाली ये इतना ही नहीं है कि ठीक है लोग गरीब हैं वगैरह वगैरह हैं, सबके मांग नहीं पूरी हो रही है, अच्छे से जी नहीं पा रहे, इतना ही नहीं है। जितना भी अपराध हो रहे हैं, जितने भी अपराध हो रहे हैं, वो भी इसी इकोनॉमिक्स की देन है मूल से। बिल्कुल। चोरी है, जितने भी डकैती है। अपराध हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, मारामारी हो रही है, अपहरण हो रहा है, ये जितने भी सारे जितने भी आप समझो, पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब का सब की जो जड़ में है, ये जो आज तक का खराब जो अर्थशास्त्र है, ये मूल में वजह है। क्यों है, इसको भी समझें थोड़ा, क्योंकि इस अर्थशास्त्र की अच्छे से समझेंगे ना, तो आपको तो इससे निकलने का प्रयास करेंगे, नहीं तो बोलेंगे अच्छा अच्छा चलो थोड़ी सी बात है तो चलो कोई नहीं, ऐसे करके बैलेंस कर लेंगे। नहीं, अब इसको इसको आप देखें कि कोई भी आदमी जो ऊंचे पदों पर है, जिनकी सैलरी अच्छी है, जी। तो चूंकि बड़े पदों पर हैं तो पूरी व्यवस्था को वही प्रभावित करते हैं। एक तरह से देखें तो वो 1% लोग ही पूरी व्यवस्था को चलाते हैं, क्योंकि व्यवस्था पैसे से हम्म। चलती है और पैसा ही उनके पास रहता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वही पूरे पूरे सिस्टम को चलाते हैं, गवर्न करते हैं। तो अब आप समझिए कि अब अगर उनके पास थोड़ा पैसा होगा, मतलब इतना नहीं होगा जितना सब लोगों को चाहिए मिला के, तो ये स्वाभाविक सी बात है ना कि वो कम से कम उन्हें जितना चाहिए उतना हिस्सा अपने तरफ करके रखेंगे, इस नियम के तहत कि अगर खाने वाले 100 लोग हैं और 10 रोटी वहां रखी हैं, तो वहां पे लड़ाई झगड़ा होगा, उन दस की 10 रोटियों को कोई ना कोई आदमी हथियाना चाहेगा, ये स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाएगी। एक हम्म। थोड़ा सोचिए, एक एक जगह है जहां 100 लोग खाने वाले हैं, और वहां खाने के सारे इंतजाम हैं, सभी प्रकार के लगभग वहां पे डिशेज बनी हुई हैं, और उनको आमंत्रित किया हुआ है, और आप खाइए, और वहां पे खूब खूब है, मतलब
100 लोग हैं, उनसे भी ज्यादा का वहां पे मटेरियल है हर प्रकार का। एक दूसरा सीन है जहां पे केवल 10 लोग अच्छे से खा सकते हैं, इतना मटेरियल है, लेकिन आमंत्रित किया है 100 लोगों को। आपको क्या लगता है, दोनों तरफ एक जैसा नजारा होगा क्या जब लोग नहीं, खाने की टेबल पे जाएंगे? नहीं, क्या लगता है आपको, क्या अंतर अराजकता देख, होगी। दोनों सीन में क्या अंतर जहाँ दिखे? नहीं तो जहाँ खाने की व्यवस्था कम होगी, लोग ज्यादा होंगे, तो लोग खींचातानी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, एक दूसरे को मार के खुद को, मतलब एक रैट रेस होगा कि मैं कैसे उस खाने की टेबल तक पहुंच जाऊं, मुझे कैसे मिल जाए। क्योंकि खाना कम है और लोग ज्यादा, तो वहां ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहां ज्यादा कियोस होगा। बिल्कुल, और एक बार पहुंच जाऊं तो इतना खाना भर लूं कि जितना मुझे लगे कि मुझे कम ना पड़े, चाहे ज्यादा हो जाए, चाहे मुझे बाद में बस, फेंकना पड़े, पर कम ना पड़े, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल और भ्रष्टाचारी। दूसरी तरफ, हाँ, और दूसरी तरफ को थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे, और बड़े हाँ, आराम से लेंगे, बड़ी शांति से, उनको मालूम है बहुत है, खत्म नहीं होने वाला है। मतलब उन्हीं लोगों हाँ, को, उन्हीं 100 लोगों को वहां पे आप इनवाइट कीजिए, और उन्हीं 100 लोगों को कोई और दिन ऐसी सिचुएशन में इनवाइट कीजिए, वही लोग जो यहाँ बड़ी सभ्यता से, बड़ी शांति से, बड़े सिटीजन टाइप में सारा खाना खाते हैं, थोड़ा थोड़ा लेते हैं, संग्रह नहीं करते, फेंकते नहीं है, धक्का मुक्की नहीं करते, बड़ी, वही लोग उस वाले पांडाल में वो सब करते हैं जो धक्का मुक्की, खाने का संग्रह, और खाने की तरफ ध्यान कम और इस तरफ ध्यान ज्यादा कि कोई लूटने तो नहीं आ रहा है। खाने का भी स्वाद नहीं ले पाते, जिनको वहां खाना मिल भी जाएगा, जो 10 लोग हैं जिनको मौका लग जाएगा कि वो अपनी प्लेट भर लेंगे, तो उन्हें भी ये खतरा रहेगा कि कहीं कोई बगल में आके और उसमें से रसगुल्ला उठा के ना खा जाए। तो उसका खाने में ध्यान कम होगा और बचाव में ज्यादा होगा, माने वो खाने का इंटरेस्ट ले भी नहीं पाएगा जिसके पास खाना होगा भी। तो हम्म, तो ये ये सिनेरियो आप देख रही हैं, तो अब ये सिनेरियो में क्या, ये सिनेरियो क्या बता रहा है? इससे आपको ये भी समझ में आ गया मतलब होगा कि लोगों में प्रॉब्लम नहीं है, वही लोग हैं 100 इधर, और वही लोग हैं 100 उधर, वही वही वाले लोग। अंतर आपने क्या हाँ, किया है वही। कि यहाँ सारी सुख सुविधाएं आपने उनको रख दी हैं, उनकी जरूरत से ज्यादा, और वहां बहुत कम है। मैंने अर्थशास्त्र में अंतर किया खाली, उधर हाँ, इस सारी बात पे तो घूस कभी ऐसे घूसा। जी। इस बात पे जैसे आपने भी एग्जाम्पल दिया है, छोटा सा ही एग्जाम्पल है, लेकिन बड़ा मतलब मेरा ध्यान, सभी लोग का ध्यान इस बात पे जा रहा होगा कि आदमी वही है, लेकिन ये जो परिस्थिति का जो निर्माण हुआ है कि आपको इतने कम में इतने ज्यादा लोगों को मैनेज करना है, मतलब उस खाने को मैनेज करना है, तो वहां वो व्यक्ति का स्वभाव कैसे बदल जाता है। और जब उसको पता होता है, आश्वस्त होता है कि भाई चीज मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, तो वही लोग जो वहां ऐसा ऐसा हमें दिख रहा था कि वो रैट रेस में चले गए हैं, वो यहाँ आराम से संतुष्टि पूर्वक एक एटिकेट के साथ एक आराम से मतलब रिलैक्स्ड होके उस चीज को ले रहे हैं। और मुझे हाँ, ऐसा लगता था कि बड़े अजीब टाइप के होते हैं, बिहेव नहीं करते ठीक से, प्रॉपरली। हाँ। और अब जी। जैसे गरीब झोपड़ियों में देखो, कुछ भी चीज डाल दो तो फटाक से बाहर आते हैं, लेके चले जाते हैं, जो भी उनको दे दो वो बिल्कुल। फटाक से लेके बड़े प्यार से होके चले जाते हैं। और जी, तो आपने सिर्फ एक अर्थशास्त्र में एक बदलाव यहाँ पे किया, मतलब हाँ, एग्जाम्पल के थ्रू अर्थ, आपने बताया। यस, अर्थशास्त्र में बदलाव किया और लोगों के व्यवहार में देखो, इससे ये भी पता चलता है कि ये कोई उनका मूल स्वभाव नहीं है, वहां वो अच्छे से बिहेव कर रहे थे, ये भी कोई उनका स्वभाव नहीं था, और वहां वो खराब व्यवहार कर रहे हैं, वो भी कोई उनका स्वभाव नहीं है। ये स्थिति परिस्थितियों के आधार पर उनका व्यवहार है, ये मूल नहीं है, ये उनका स्वभाव नहीं है। स्वभाव क्या है? स्वभाव है कि वो सुखी होना चाहते हैं, स्वभाव ये है। तो मूल वहां वो स्वभाव आराम है। से सुखी, हाँ, तो वहां वो आराम से सुखी हो जा रहे हैं, तो आराम से व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ आराम से सुखी होने का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ मुश्किल से ही सुखी हो पाएंगे, तो मुश्किल से व्यवहार कर रहे हैं, मुश्किल वाला। हम्म। तो ये कोई उनका मतलब स्वभाव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन लोगों को आप खूब सारा दे दो तो तब भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम्म
मूल स्वभाव यही है कि वो सुखी होना चाह रहा है, और परिस्थिति को हाँ देखते हुए अगर उसका सुख वहां पे मतलब मैनेज हो जा रहा है, तो वो अच्छे से बिहेव करेगा, जिसको हम कहते हैं कि अच्छे लोग हैं, एटिकेट्स। और जो उसको लगता है कि yes, भाई यहाँ तो बिना आपाधापी के नहीं हो सकता, वहां वो लग जाता है कंपटीशन में, वहां लग जाता है अफरा तफरी में, मारा मारी में, एक दूसरे के गला काटने में, जिसको हम कंपटीशन कहते हैं। तो यस, हम्म। यस, यस। आप अमीरों को देख लीजिए। अमीरों को खाना पीना रहना ये सब आराम से उपलब्ध है, तो वो इसमें एडिक्वेट दिखाते हैं, एक सभ्यता पूर्वक इन चीजों के साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन जब बिजनेस में ठेकेदारी लेने जाना हो, मतलब कोई कोई टेंडर खुल रहा है जिसमें वो काम करते हैं, सब बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अरबपति हैं, और जब वहां जाते हैं, वहां उनका कैसा व्यवहार होता है? वहां वहां वो वही हाँ। कुत्ता कुत्ता खचड़ी होती है, वहीं वहां वो सारी तिकड़म लगाते हैं इधर उधर से, जो भी वो कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं वह? क्योंकि हम्म। क्योंकि भाई उनका सारा ऐशो आराम उसी पर निर्भर है, और काम कम है और करने वाले ज्यादा हैं। हम्म। वही आदमी है, वही यस। उद्योगपति है। हाँ, वही उद्योगपति है। खाने पीने और उन चीजों में जो उसको इजीली अवेलेबल है, बड़े एडिक्वेट से, बड़े ही आदर्शवाद, बड़े ही आदर्श वाला व्यवहार होता है उसका। ऐसा देख के लगता है कि जैसे यहाँ एकदम आत्म स्थित आदमी है, आत्मज्ञानी है। क्या है ऐसा? इससे ज्यादा सभ्य आदमी दुनिया में हो नहीं सकता है, सभ्यता की पराकाष्ठा पर है। लेकिन वही आदमी जब कहीं कंपटीशन उसको करना पड़ता है, कहीं ऐसी स्थिति हो गई है कि कंपटीशन करना है, तो वहां वो जो है वो वैसा ही बन जाता है जैसे कोई भी असभ्य आदमी, जिसको बोलते हैं कि एक असभ्यता की पराकाष्ठा पर होता है वो। आप ये देख सकते हैं, हम्म। ये सबके जीवन में, आप अपने खुद के जीवन में भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा आदमी ढूंढना लगभग नामुमकिन है कि जो कहीं ना कहीं सभ्य जैसी स्थिति में ना जाता हो, और कहीं ना कहीं असभ्य जैसी स्थिति में ना जाता हो। यानी कहीं ना कहीं वो कंपटीशन में भी होता है कुछ चीजों में, और कहीं कहीं वो रहता है कि भी ठीक है। ऐसे आपको हर आदमी के जीवन में ऐसे उदाहरण मिल जाए, खुद अपने में मिल जाएंगे। खुद आप देखें, अपने आप को भी देखें, तो आप पाएंगे कि जहां आपको लग रहा है कि मुश्किल से मिलेगा, वहां एडिकेट वेडिकेट कुछ नहीं होते। वहां बस इस बात पर नजर होती है कि कैसे पाल लिया जाए, क्योंकि जो पालेगा, जो पहले बाजी मार लेगा वो मार गया, आप रह जाओगे। और हम्म। जहां आपको ऐसा लग रहा है कि काफी है, तो वहां बड़े ही सभ्यता से, हर्षद है। जैसे हा, जैसे सारी दुनिया की शांति, सारी दुनिया का जो सभ्यता है वो आप में उतर आई है, ऐसे लगता है वहां। बिल्कुल, हमारे परिवारों में भी होता है, हमारे साथ भी होता है, परिवारों में भी होता है। परिवारों में भी एक अलग जी तरीके का कंपटीशन होता है। और परिवार में भी प्रेम जी एक चीज देखने में आई है, जैसे परिवार में काफी बड़ी परिवार हो, बड़ा फैमिली हो, जी उसमें जिसका अर्थशास्त्र बड़ा स्ट्रांग होता है, मतलब जो बहुत हाईएस्ट अर्निंग वाला मेंबर होता है, उसकी 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 अलग ही वो होती है। वो मतलब हाँ उसकी बात ही अलग होती है, उसकी उसकी चीजों को लोग कंसिडर करते हैं। उसके वो अगर कुछ बोल भी देता है तो परिवार वाले उसको इग्नोर मारते हैं, और वही जिसका हाँ, लो इनकम होता है तो उसकी बात को इतना तवज्जो नहीं देते। तो नहीं देते। मतलब मैं सबको मतलब ये सबके समक्ष ये नोटिस में लाना चाहती हूँ कि परिवार में भी इकोनॉमिक्स का बड़ा रोल होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे से खींचातानी चलती रहती है, कंपटीशन हाँ, चलता रहता है, और इसीलिए बिल्कुल। स्प्लिट हो यस, जाते हैं आजकल के परिवार, अलग अलग रहने की कोशिश में रहते हैं। यस, हम्म। यस। अब इसमें देखिए, आप इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, आप देखेंगी तो ये वाला प्रोग्राम ही आप 10 घंटे का चला सकती हैं इसी टॉपिक पर। स्वतंत्रता देखिए, हाँ हाँ बिल्कुल। स्वतंत्रता किस पर निर्भर करती है? जो लोग बोलते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, कौन है जो आपको स्वतंत्रता देता है? कौन? ये अर्थशास्त्र। हम्म। 10% लोगों को कितना फ्रीडम है? वो जो चाहे कर सकते हैं, मैक्सिमम फ्रीडम है हमको। मैक्सिमम फ्रीडम। और जो सबसे गरीब है वो क्या कर सकता है? वो बस सांस ले सकता है। या फ्री में जो पानी मिलता है या जो भी कुछ मिलता है वो पी सकता है, बस इतना ही। इतनी फ्रीडम उसकी है। वो कुछ भी बोलेगा, उसकी बात को कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अंबानी, टाटा कुछ भी बोलेगा तो पूरा मीडिया
वहां माइक लगा के सुनेगा और पूरी दुनिया को सुनाएगा। जैसे संविधान में लिखा है ना कि सबको कुछ भी बोलने की आजादी है। अरे ऐसे बोलने का मतलब क्या है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। सुनेगा कौन? और इसीलिए ये इसमें तो काफी विषय आ रहे हैं पिंकी जी, जैसे आपने कहा ना कि अर्थशास्त्र पे हम दसियों घंटे बात, इनफैक्ट सभी लोग एंजॉय भी करेंगे। ये इसमें एक इशू एक और आता है वुमेन्स एम्पावरमेंट का, नारी सशक्तिकरण। यस यस। तो जैसे अब कई सेलिब्रिटीज हैं, वो सेलिब्रिटीज है, वो मोटिवेट करती है कि आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो हाँ कभी कभी लगता था कि हाँ नारी, लेकिन उसके पीछे का कारण पे अगर जाते हैं, अब मैं इसको रिलेट कर पा रही हूँ कि वो क्यों ऐसा कहते हैं कि नारी को सशक्तिकरण की बहुत जरूरत है। उसको बहुत सदियों से डोमिनेट किया गया क्योंकि उसका अर्थशास्त्र कभी मजबूत रहा ही नहीं, उसके हाँ। पास वो फ्रीडम रही नहीं। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। अब वो क्या कह रहे हैं? कुछ जब वो महिलाएं कह जो रहे है हैं कि, इंडिपेंडेंटली फ्री हो रही जी हाँ, जब वो कह रहे हैं कि नारी का सशक्तिकरण, मतलब वो दूसरी भाषा में ये बोल रहे हैं कि नारी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ऐसा करके बोल रहे हैं। है। हाँ ये उनको भी पता है हाँ। कि इसी से इंडिपेंडेंस मिलता है। अर्थ ही इंडिपेंडेंस देता है, स्वतंत्रता देता है, हम्म। जीने की हाँ, ये स्वतंत्रता, देखा भी गया है, जिस बोलने की परिवार में स्वतंत्रता। और औरतें जो है इंडिपेंडेंट होती हैं, वो अपने डिसीजंस भी लेती हैं, है ना। वो अपने डिसीजंस लेती हैं, वो खुलकर मतलब व्यवहार करती हैं। और जहाँ नहीं होती फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वहां उनको सुनना पड़ता है अपने हस्बैंड का या अपने फादर का। उनको सुनना पड़ता है, उनके ऊपर डिसीजंस लादे जाते हैं, उनसे नहीं पूछा जाता। या अगर पूछ भी लिया, उन्होंने बता भी दिया, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता। हाँ, कोई बहुत समझदार कंसिडर में। आदमी हो बड़ा, तो थोड़ा बहुत किसी को कंसिडर कर ले, हाँ, दैट्स इट। बट जनरली नहीं होता है, मेजोरिटी में नहीं होता। तो एक तरीके से, तो प्रेम जी एक तरीके से वो एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं हुआ। अब जो जिसके हाथ में इकोनॉमी है एक परिवार की, तो उसके पास एक लिमिटेड दायरा है, उसी में उसको सब कुछ चलाना है, सबको प्लीज हाँ। करना है, सबकी नीड्स को पूरा करना। यस तो कदाचित किसी एक की नीड नहीं भी पूरी हो पाती है, तो उसको लगता है कि मेरा ऐसा नहीं हो सकता। यस यस। पर पर ये है तो गलत ही ना, और ये हो किससे रहा है? ये हो रहा है गलत अर्थशास्त्र की वजह से। गलत हाँ, अर्थशास्त्र में। इसमें हर आदमी फंसा हुआ है। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उद्योगपति हो, अमीर हो, गरीब हो, हर आदमी इसमें फंसा हुआ रहता है। जैसा कि अभी बताया कि वही 100 लोग वहां पे क्या व्यवहार कर रहे हैं, वही 100 लोग वहां पे क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो इसका मतलब वहां 100 लोग वहां ऐसी जगह जाके फंस गए ना, कि बिल्कुल फंस कि गए। जहाँ खाना कम था। जी जी। फंस तो वहां फंस गए ना, फंसे में कर रहे हैं ना वैसा व्यवहार, हम्म। कि वो एक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर ले रहे हैं, कौनी भी मार रहे हैं। और ऐसे में कोई नीचे गिर भी जाता है तो उसका भी कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं। पैर रख रख के वो उसके ऊपर निकल जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने उसकी तरफ ख्याल किया तो उतनी देर में थाली खत्म। इसीलिए जो वादे किए भी जाते हैं नेता, वो ईमानदारी से करते हैं, वो सोचते हैं कि सत्ता में आने के बाद हम कुछ लीक से हाँ, हटकर लिख कुछ से कर हट के लेंगे। कर, पर वो उनसे हो नहीं पाता। हाँ, पर नहीं वो हो उनसे पाता। हो नहीं पाता है कि जब वो सिस्टम में घुसते हैं तो समझ में उनको आता है कि भाई यस ये जो यस, खराब अर्थशास्त्र है यही हमको परमिशन बिल्कुल नहीं दे बिल्कुल रहा। बिल्कुल। शुरू शुरू में ईमानदारी करने की कोशिश करते हैं शुरू शुरू में, लेकिन देखते हैं कि भाई पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं हो रहा है, दिख ही नहीं पड़ रहा है कि ये हो पाएगा। तो अब फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो जो है अपना अपना करना चाहते हैं कि भाई अपना तो कर सकते हैं, उतना तो फिजिबल लगता है ना, उतना तो लगता है कि इसमें से मैं थोड़ा सा भ्रष्टाचार कर लूं तो मेरा तो कुछ हो जाएगा, ये तो लगता है। तो उतना वो कर लेता है फिर। अब इसको कहते हैं कि नहीं, ये तो गलत बात है। नहीं, गलत बात नहीं है भाई, ये बुद्धिमानी है उसकी, कि सबका नहीं हो सकता तो मेरा तो हो सकता है, तो मैं अपना तो कर लूं। और हाँ। और हर आदमी क्या नहीं करता है, हर आदमी क्या पड़ोसी का सोचता है? वो सोचता है कि मेरा तो हो जाए, मैं कर लूं, पड़ोसी अपना जाने, कर लेगा। नहीं करते ना, नहीं सोचते ना हम उसके बारे में। तो वैसे ही बड़े पदों पर जाके जब हमें ये पता चलता है, अब जैसे मोदी जी को ले, जब मोदी जी पीएम नहीं बने थे तो क्या कहते थे कि भाई पेट्रोल की कीमत जो है वो 30-35 रुपए लीटर होनी चाहिए, गैस के दाम जो है वो जी। 200 रुपए सिलेंडर होने चाहिए, यही सब तो बोलते थे। लेकिन जब वो पीएम बने तब उनको हाँ। समझ में आया कि नहीं, मेरी नॉलेज गलत थी,
मैं अनपढ़ था, पीएम बन के समझ में आया कि नहीं, पेट्रोल का जितना दाम बढ़ाओगे उतना बढ़िया होता है, गैस का जितना दाम बढ़ाओगे उतना बढ़िया होता है। अभी उनको समझ में आया, तो देखो अभी बढ़ा रहे हैं। और उनको ये भी समझ में आया होगा कि उनके पहले जो सत्ता में थे उनके साथ भी यही हेल्पलेसनेस रही होगी जब वो यस इस यस चीज को इंडिकेट यस। कर। हाँ, उन्हें अभी समझ में आया, पर अब इतने ईमानदार नहीं है कि इस बात को सरेआम मान सकें कि भाई उनकी भी कोई गलती नहीं थी। और सारे लोग बैठ के इस बात पे करें कि भाई ये दिक्कत है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आगे कुछ कर लूंगा या अभी जो और लाइन में लगे हैं आने की वो आके कुछ कर लेंगे ना। प्रॉब्लम जो है वो सिस्टम में है, मुझ में या मनमोहन सिंह में, मोदी जी में, या और अखिलेश में, या मायावती में, या अटल बिहारी में, या नेहरू में, इनमें नहीं है दिक्कत। दिक्कत सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो इस बात को वो खुल के स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसी पर उनकी पूरी पार्टी है। अगर ये हो गया तब तो उनकी पार्टी उसी दिन धाराशायी हो जाएगी। मतलब इसको ऐसा माना जाएगा कि अच्छा, तो अब तक बेवकूफ बना रहे थे आप, हम्म। इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे थे? लेकिन इतनी उनकी हिम्मत नहीं है कि ठीक है इस अपयश को वो लें, मगर आगे कुछ भविष्य में हो सकता है। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को वो इस बात के लिए लगाएं कि भैया खोजो विकल्प, तुम फ्री हो, तुम्हारा तुम्हारा टाइम हम यहाँ कंज्यूम नहीं करेंगे, तुम 8 घंटे केवल विकल्प खोजने में लगाओ, जाओ 10 20 50 इकोनॉमिस्ट को वो इस काम पे लगा देते। लेकिन वही है कि उतनी उनकी भी समझ नहीं है, बेचारे 10वीं 12वीं तो हैं, क्या करें। हम्म। हम्म, जी। तो इतना तो अभी हम लोग को समझ में आ गया है कि खराब अर्थशास्त्र, अभी तो ये शुरुआत हुई है डिस्कशन। अभी जी प्रेम जी जी। जी हम आगे इसको और समझेंगे कि कैसे ये खराब अर्थशास्त्र है, ये हम हमारी लाइफ को प्रभावित कर रहा है, और किस तरीके से नेतागण भी जो हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी हेल्पलेस है। किस तरीके से हम इकोनॉमिस्ट हैं वो अपना ध्यान उस तरफ खोज में आकर्षित जी नहीं कर हाँ, पा जी रहे हैं। कैसे। जी जी। जी। इसको एक एक चीज समझ सकते हैं आप, अपने जीवन के जितने भी परेशानी और दुख हैं, आप पाओगे कि उसके तार जो हैं वो अर्थशास्त्र में जाके घुस जाते हैं। मूल में हम्म। अर्थशास्त्र जो है वो सब कुछ को लिमिटेड किए हुए, सब कुछ को रोके हुए है, गलत प्रकार का अर्थशास्त्र। और इस वीडियो में हम लोग ये बता दें कि सही प्रकार का अर्थशास्त्र खोज लिया है, ऐसा ना समझना कि वो अभी खोजा जाना बाकी है। खोज लिया है, उसकी बुक भी लिखी है, संपूर्ण समाधान। लेकिन हम लोग एक एक चीज को पहले अच्छे से बताते चलें और फिर समाधान पर भी आएंगे। तो इन वीडियोज को लगातार आप देखते रहिएगा, आपको समाधान का भी मिलेगा। पर इसको अच्छे से समझ लें कि अर्थशास्त्र की प्रॉब्लम से क्यों कोई बहुत बढ़िया सा दिखने वाला संविधान भी बेकार हो जाता है या बेकार होता है। हम्म। बिल्कुल। क्यों क्यों अच्छा सा दिखने वाला पिता भी पुत्र पुत्री के लिए बेकार सा पिता हो जाता है, इस खराब कारण अर्थशास्त्र है की वजह अर्थ। से। हाँ, क्यों एक बढ़िया सा दिखने वाला पति भी खराब सा पति हो जाता है, क्यों एक बढ़िया सी दिखने वाली पत्नी भी खराब सी पत्नी हो जाती है, क्यों एक बढ़िया सा दिखने वाला भाई भी खराब सा भाई हो जाता है, क्यों एक बढ़िया सा दिखने वाला पड़ोसी भी खराब सा पड़ोसी हो जाता है। ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो है अच्छा। ये कैसे आपको यूं यूं करवाता है अगर खराब हो तो। हम्म। जी तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे पंडित जी, क्योंकि अर्थशास्त्र जो है सभी का फेवरेट टॉपिक है, और चूंकि आपने बता ही दिया है कि सारी प्रॉब्लम्स का जो मुख्य जो जड़ है वो है हमारा खराब अर्थशास्त्र। और मैं थोड़ा सा संपूर्ण समाधान के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे पहले भी एपिसोड में मैंने बताया ही हुआ है कि 243 पेज की ये बुक है, 15 अध्याय हैं। और प्रेम जी अर्थशास्त्र को आपने 40 पेजों में पूरा कंप्लीट कर दिया है। जी जी हालांकि जी। हम इसमें काफी गहराई से डिस्कस करेंगे, तो इसमें तो आपने समाधान रखा है ये कैसे अ, मतलब एक नया अर्थशास्त्र जो कि आपने प्रपोज किया, जो आपका प्रस्तावित मॉडल है, वो सारी चीजों को कैसे काया पलट करके रख देगा। तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फ्री में आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।
साथ ही एपिसोड में प्रेमजीत जी हमें बताते जाएंगे कि ये अर्थशास्त्र उन्होंने कैसे खोजा, ये अर्थशास्त्र कैसे फीजिबल है, इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी लाइफ में, और कैसा एक सिंपल सा अर्थशास्त्र सारी चीजों को बदल के रखेगा। तो हमारे साथ चर्चा में आप सब लोग जुड़े रहिएगा। आगे वाले एपिसोड में भी हम इसमें काफी गहराई से जाएंगे, और बहुत जी सारे पहलू हैं जो प्रेमजीत जी आप इसको बहुत सरलता से उन सारे पहलुओं को आप ओपन करके रखेंगे, क्योंकि हम जी सब लोगों को ये पता होना जरूरी है कि आपने खोज तो दे दी है, आपने प्रस्ताव तो रख दिया है, लेकिन क्या वो प्रस्ताव हमारे लिए योग्य है कि नहीं है, हम उसको स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे, और जी स्वीकारेंगे तो क्यों स्वीकारेंगे, उन सब चीज के बारे में जो है डिस्कशन से ही पता बिल, चलेगा। उसके बिल, बाद हमारे अंदर जिज्ञासा भी होगी कि समाधान है, अब उस पर जो है हम एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे और वो लोगों तक पहुंचाएंगे, और हमें अगर समझ में आता है ये सारे डिस्कशन से कि हाँ इस टाइप का अर्थशास्त्र जो है हमारी लाइफ में एक बदलाव ला सकता है, तो हम उसे जी 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 औरों से भी शेयर करेंगे, औरों को प्रेमजी जी, फिर हम इस चर्चा को अभी जी डिसकंटिन्यू जी करते हैं। आगे चर्चा जी में जी हम और जी अर्थशास्त्र जी की गहराई से समझ। जी जी और ये जी सीरीज 50 के ऊपर भी, 50 वीडियोस के ऊपर भी जाएगी। आप लगातार पूरा देखेंगे तो इस पूरी किताब को समझ जाएंगे इसके थ्रू, डिटेल में हाँ, समझ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है प्रेमजीत जी, धन्यवाद। आप जी सभी को मेरा सभी को धन्यवाद। नमस्ते। जी जी नमस्कार।